रात के 1 बजे मुंबई के साइंस सर्कल फ्लाईओवर के नीचे शहर अभी भी सो नहीं पाया था। भले ही रात की बारिश इस तरह बरस रही थी मानो इस चकाचौंध भरी जगह की सारी धूल धो देना चाहती हो। रमेश कुमार एक 45 वर्षीय व्यक्ति जिसके थके हुए चेहरे पर समय की लकीरें खिंच गई थीं। एक पतली सी प्लास्टिक की बरसाती में सिकुड़ा हुआ था। एक और मंदे दिन के बाद उसने अपनी बाइक टैक्सी ऐप बंद करके किराए के कमरे पर लौटने का मन बना लिया था। लेकिन किस्मत शायद इंसान के सबसे थके हुए पलों में ही दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही रमेश की कठोर उंगली फोन की स्क्रीन को छूने वाली थी, उसकी पुरानी मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी फ्लाईओवर के नीचे एक अंधेरे नम कोने पे पड़ी। वहां आमतौर पर दिखने वाला कचरे का ढेर नहीं था, बल्कि एक इंसानी साया था जो कीचड़ और गंदे पानी में धीरे धीरे रेंग रहा था। वो एक जवान औरत थी। उसकी रेशमी साड़ी फटी हुई थी और कीचड़ से सनी थी। लेकिन जिस चीज ने रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी वो उसका दयनीय हाल नहीं बल्कि ताजे खून की धार थी जो बारिश के पानी में मिलकर उसके नंगे सफेद पैरों से नीचे बह रही थी। वो लड़की गर्भवती थी और ऐसा लग रहा था कि बच्चा इस कड़ाके की ठंड में ही दुनिया में आने की जिद कर रहा था। रमेश ने अपना भीगा हुआ हेलमेट फेंका और उस औरत को सहारा देने के लिए दौड़ा। लड़की ने सिर उठाया। उसका खूबसूरत चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई थीं। उसके पतले हाथ ने रमेश की फटी हुई आस्तीन को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ता है। बारिश की टिप टिप के बीच उसकी कांपती हुई आवाज टूटी फूटी निकली, मेरे बच्चे को बचा लो, उन्हें मत देखने देना प्लीज। इससे पहले कि रमेश समझ पाता कि उन्हें कौन है, दूर से एक काले रंग की बड़ी एसयूवी की चकाचौंध कर देने वाली हेडलाइट्स ने रात के अंधेरे को चीर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट एक शिकारी जानवर की तरह लग रही थी जो अपने घायल शिकार को ढूंढ रहा हो। रमेश की बाहों में मौजूद महिला कांप उठी। प्रसव पीड़ा का दर्द शायद डर के आगे फीका पड़ गया था। उसने रमेश को दूर धकेलने की कोशिश की, बेहोशी में बड़बड़ाते हुए, वो आ गए, तुम जाओ। वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मुंबई की इस धरती पर लगभग 20 साल बिताने वाले एक अनुभवी व्यक्ति की अंतरात्मा ने रमेश को बताया कि ये कोई सामान्य घरेलू झगड़ा या कर्ज का मामला नहीं था। उस गाड़ी में बैठे शिकारी की आंखों में जानलेवा इरादे थे। एक पल भी बिना सोचे रमेश ने उस महिला को अपनी पुरानी खटारा बाइक की पिछली सीट पर बिठाया। उसने बारिश की आवाज को दबाते हुए चिल्लाया, मुझे कसकर पकड़ लो, चाहे जो हो जाए, छोड़ना मत। पुरानी मोटरसाइकिल ने एक सूखी सी आवाज निकाली और रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ गई। तुरंत पीछे की काली एसयूवी ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश के बीच एक असमान दौड़ शुरू हो गई। रमेश जानता था कि अगर वो मुख्य सड़क पर गया तो उसकी पुरानी बाइक को वो 4 पहियों वाला राक्षस जल्द ही निकल जाएगा। उन तीनों की, उसकी, उस महिला की और उसके गर्भ में पल रही नन्ही जान की बचने की एकमात्र उम्मीद धारावी की मकड़ी के जाल जैसी तंग गलियों में थी, जिसे उसके जैसे स्थानीय लोग ही अच्छी तरह जानते थे। रमेश ने बाइक को बाईं ओर मोड़ा और 2 ऊंची इमारतों के बीच एक संकरे रास्ते में घुस गया, जो इतना संकरा था कि हैंडल बार मुश्किल से निकल पाया। धातु के दीवार से टकराने से चिंगारियां निकली। पीछे काली एसयूवी को जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। टायरों की चीख निराशा से गूंज उठी। लेकिन पीछा करने वालों ने आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने गाड़ी पीछे की और दूसरा रास्ता खोजने लगे। बाइक पर प्रिया नाम की वो महिला दर्द की चीख को रोकने के लिए अपने होठों को इतनी जोर से काट रही थी कि खून निकल आया। जब भी बाइक किसी गड्ढे से गुजरती तो उसके पेट में एक तेज दर्द उठता, जैसे कोई चाकू घोंप रहा हो। इस असहनीय दर्द के बीच कुछ घंटे पहले की भयानक यादें एक धीमी गति की फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। प्रिया को मालाबार हिल में मेहरा परिवार का आलीशान लेकिन ठंडा बंगला याद आया। वो उस घर की बहू थी, एक प्रसिद्ध रत्न कंपनी की मालकिन, लेकिन असल में वो सिर्फ एक वारिस पैदा करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसका पति, उस घर में एकमात्र व्यक्ति जो उससे प्यार करता था, 1 महीने पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मर गया था।
उसकी कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि लालच के पंजे सामने आ गए। उसकी ननद शीतल एक शक्तिशाली और अंधविश्वासी महिला इस त्रासदी के पीछे थी। शीतल ने अपनी नकली मुस्कान और पैनी आंखों से प्रिया को उसके पति की मृत्यु पर सांत्वना दी थी, लेकिन प्रिया ने खुद शीतल को अपने भरोसेमंद पंडित से फोन पर बात करते हुए सुना था। पंडित जी ने कहा है, प्रिया के पेट में जो बच्चा है वो परिवार के लिए दुर्भाग्य लाएगा। अगर वो लड़का पैदा हुआ तो मेहरा परिवार की संपत्ति बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारा विरासत का अधिकार भी चला जाएगा। पंडित जी ने कहा है कि उसे सूरज की रोशनी देखने से पहले ही रास्ते से हटाना होगा, तभी घर की समृद्धि बनी रहेगी। ये शब्द प्रिया के जहन में गूंज रहे थे, उस बारिश के पानी से भी ज्यादा ठंडे जो उसके चेहरे पर पड़ रहा था। प्रिया को वो केसर वाला दूध याद आया जो शीतल आज रात खुद उसके कमरे में लाई थी। उसकी सुगंध मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब कड़वाहट थी। एक माँ की अंतरात्मा ने प्रिया को बचा लिया। उसने पीने का नाटक किया और चुपके से बालकनी में लगे पौधे के गमले में थूक दिया। सिर्फ 15 मिनट बाद उसके पालतू कुत्ते ने गलती से गिरे हुए दूध को चाट लिया और तड़प तड़प कर मुंह से झाग निकालते हुए वहीं मर गया। उस पल प्रिया समझ गई कि वो अब उस परिवार की बहू नहीं, बल्कि एक शिकार है जिसे खत्म करना है। वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकी, बस अपना खाली हैंडबैग उठाया और बंगले के पीछे कंटीले कारों वाली दीवार पर चढ़ गई। दीवार पर लगे कांच के टुकड़ों ने उसके हाथ पैर चीर दिए। खून बह रहा था, लेकिन अपने बच्चे को खोने के डर ने उसे दर्द भुलाकर भागने की ताकत दी। जब तक कि वो फ्लाईओवर के नीचे गिर नहीं गई। हिम्मत रखो बहन, हम बस सुरक्षित जगह पहुंचने वाले हैं। रमेश की तेज आवाज ने प्रिया को हकीकत में वापस ला दिया। रमेश की मोटरसाइकिल गहरी संकरी गलियों से गुजर रही थी, जहां कचरे और नालियों की तेज बदबू आ रही थी। वो उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, मेहरा परिवार की पहुंच से। शीतल ने निश्चित रूप से इलाके के सभी निजी अस्पतालों और आपातकालीन कमरों को बंद करवा दिया होगा। वहां जाना अब खुद को जाल में फंसाने जैसा था। एकमात्र जगह जिसके बारे में रमेश सोच सकता था वो थी शंकर काका की अवैध डिस्पेंसरी। एक पुराना दोस्त जो कभी सेना में डॉक्टर था, लेकिन एक झूठे मामले के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। रमेश ने एक बंद गली में एक जंग लगे लोहे के गेट के सामने ब्रेक लगाया। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। उसकी आवाज घबराहट में कांप रही थी। शंकर काका, अरे शंकर काका! दरवाज़ा खोलो, जल्दी किसी की जान बचानी है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिससे देसी शराब की तेज गंध आ रही थी ने अपना सिर बाहर निकाला। जैसे ही उसने रमेश की बाइक पर खून से लथपथ बेहोश गर्भवती महिला को देखा, शंकर काका का सारा नशा उतर गया। हे भगवान, ये क्या मुसीबत ले आया तू यहाँ रमेश? शंकर काका चिल्लाया, लेकिन उसके हाथ पैर तेजी से दरवाजा खोलने में लग गए। उसने प्रिया को अंदर ले जाने में रमेश की मदद की। डिस्पेंसरी का कमरा जर्जर था, जिसमें सस्ती कीटाणुनाशक और सीलन की मिलीजुली गंध आ रही थी। वहां बस एक पुराना स्टेनलेस स्टील का बिस्तर, कुछ ड्रिप की बोतलें और अलमारी पर बेतरतीब ढंग से रखी पट्टियां थीं। टिमटिमाती नियॉन लाइट इस अनचाहे प्रसव के दृश्य को और भी डरावना बना रही थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी। प्रसव पीड़ा की लहरें उसे झकझोर रही थीं। उसने रमेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में खून निकलने तक धंस गए। बहुत दर्द हो रहा है भाई, मेरे बच्चे को बचा लो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज इसे तुम पालना, उस औरत को मत देना। प्रिया ने हाफते हुए कहा। आंसू और पसीना उसके चेहरे पर मिल गए थे। रमेश वहां खड़ा था, कांपते हाथों से उसके बालों को सहला रहा था। उसका दिल दुख रहा था। वो एक अकेला आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बाइक का हैंडल पकड़ा था। उसे बच्चे के जन्म के बारे में क्या पता था? लेकिन इस अजनबी महिला की विनती भरी आंखों को देखकर उसे अपने दिल में एक अजीब सा जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। उसे अपनी छोटी बहन की याद आ गई। कई साल पहले दादर बस स्टैंड पर उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसने भी उसे इसी तरह की डरी हुई आंखों से देखा था, इससे पहले कि वो भीड़ में हमेशा के लिए खो गई। बुरी बातें मत करो। तुम दोनों माँ बेटा जिंदा रहोगे। शंकर काका बहुत काबिल हैं। हिम्मत रखो, गहरी सांस लो। रमेश ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन उसकी अपनी आवाज कांप रही थी।
शंकर काका ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। ये केस मुश्किल है बच्चा, उल्टा है। और माँ दीवार फांदने के घावों के कारण बहुत थक चुकी है और बहुत खून खो चुकी है। उसके पास बच्चे के दिल की धड़कन मापने की मशीन नहीं थी, एनेस्थीसिया नहीं था, बस कुछ साधारण चाकू, कैंची और पट्टियां थीं। रमेश, इसके पैर कसकर पकड़ो, बच्चा बाहर आ रहा है। जोर लगाओ लड़की, अपने बच्चे के लिए जोर लगाओ। हिम्मत करो। शंकर काका की आवाज एक आदेश की तरह गूंजी। बाहर बारिश अभी भी मूसलाधार थी और बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे वो उस युवा मां की दर्दनाक चीखों को दबा देना चाहती हो। उस तंग कमरे में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो गई थी। रमेश ने प्रिया को कसकर पकड़ रखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसने हमेशा कर्म में विश्वास किया था। उसे विश्वास था कि जो अच्छे काम करता है, भगवान उसकी मदद करता है। आज रात उसने इस अजनबी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो बस एक चमत्कार की प्रार्थना कर रहा था। वाह! एक बच्चे के रोने की आवाज ने उस घुटन भरे माहौल को चीर दिया। बच्चा पैदा हो गया था, एक लाल झुर्रीदार लड़का, लेकिन उसकी रोने की आवाज जीवन से भरपूर थी। शंकर काका ने राहत की सांस ली, नाल काटी और बच्चे को एक पुराने तौलिए में लपेट दिया। इस लड़के की किस्मत बहुत बुलंद है, बधाई हो। माँ और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। शंकर काका ने मुस्कुराते हुए बच्चे को प्रिया को दिखाया। प्रिया ने अपनी भारी पलकें उठाने की कोशिश की और अपने नन्हे बेटे को देखा जो अभी अभी मौत के मुंह से निकला था। वो कमजोर रूप से मुस्कुराई, खुशी का एक आंसू लुढ़क गया। और फिर वो थकान से बेहोश हो गई। रमेश ने जल्दी से एक गर्म कपड़े से प्रिया के गले से पसीना और कीचड़ साफ किया ताकि वो आराम से लेट सके। जैसे ही तौलिए ने प्रिया की कमीज के ऊपर से कीचड़ साफ किया, टिमटिमाती नियॉन लाइट अचानक उसके गले में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। रमेश चौंक गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो हरे जेट पत्थर का एक लाफिंग बुद्धा वाला लॉकेट था, लेकिन ये एक निखुत पत्थर नहीं था। बुद्ध की मूर्ति के नीचे दाईं ओर एक तिकोने आकार का एक छोटा सा निशान था और उस निशान के बगल में एक दरार थी। एक देनी है नुक्स जिसने उस रत्न का व्यावसायिक मूल्य खत्म कर दिया था, लेकिन उसे अद्वितीय बना दिया था। रमेश की सांसें तेज हो गईं। 20 साल पुरानी यादें वापस आ गईं, उतनी ही क्रूर और स्पष्ट जैसे कल की ही बात हो। उस दिन वो और उसकी बहन आरती लॉटरी टिकट बेच रहे थे। आरती को ये टूटा हुआ पत्थर रत्न बाजार के पास एक कचरे के ढेर में मिला था। उसे ये बहुत पसंद आया और उसने उसे एक धागे में पिरोने के लिए एक छेद करने की जिद की। रमेश ने खुद एक लोहे के सूजे से छेद किया था और अनाड़ीपन में उसने गलती से पुराने निशान के बगल में एक और छोटी दरार बना दी थी। आरती गुस्सा नहीं हुई, बल्कि खिलखिलाकर हंस पड़ी। कोई बात नहीं भैया, इस दरार से इसे पहचानना आसान होगा। अगर मैं कभी आपसे बिछड़ गई तो आप इसे देखकर मुझे तुरंत पहचान लेंगे। उसकी 8 साल की बहन के मासूम शब्द अब रमेश के कानों में दर्दनाक रूप से गूंज रहे थे। ये लॉकेट इस अमीर औरत के गले में कैसे आया? वो कौन है? रमेश ने कांपते हुए उस ठंडे पत्थर को छुआ। हर रेखा, हर खरोच उसके दिमाग में गहराई से बसी हुई छवि से मेल खाती थी। कोई गलती नहीं हो सकती थी। इस दुनिया में इतना क्रूर संयोग नहीं हो सकता। क्या ये बेहोश पड़ी महिला उसकी आरती है, या उसका उसकी बहन से कोई संबंध है, या उसने बस ये चीज कहीं से उठाई है? रमेश के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक बात वो निश्चित रूप से जानता था। आज रात की ये मुलाकात सिर्फ रास्ते में की गई दया नहीं थी, खून और किस्मत का एक अदृश्य धागा था जिसने उसकी जिंदगी को इस औरत और बच्चे से कसकर बांध दिया था। रमेश ने तौलिए में लिपटे शांति से सो रहे बच्चे को देखा, फिर प्रिया के थके हुए चेहरे को देखा। उस गरीब बाइक टैक्सी ड्राइवर के दिल में एक दृढ़ संकल्प जागा जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसे परवाह नहीं थी कि उसका अतीत क्या था, उसे परवाह नहीं थी कि उसके दुश्मन कितने शक्तिशाली थे। जब तक ये लॉकेट उसके गले में है, वो रमेश कुमार अपनी बची खुची जिंदगी से माँ बेटे की रक्षा करेगा।
उसने एक बार गरीबी और लाचारी के कारण अपनी बहन को खो दिया था। उसने अपने माता पिता की आत्मा की कसम खाई कि वो उस त्रासदी को दोबारा नहीं होने देगा। बाहर बारिश कम होने लगी थी, लेकिन खिड़की के दरारों से अभी भी ठंडी हवा आ रही थी, जो एक लंबी अंधेरी रात की ठंडक ला रही थी। मेहरा परिवार के चंगुल से भागने की ये दौड़ अभी शुरू ही हुई थी और रमेश जानता था कि कल जब सूरज उगेगा तो इन 3 असहाय लोगों के लिए जीवन का संघर्ष और भी क्रूर होगा। अगली सुबह की सुबह रोमांटिक फिल्मों की तरह शानदार नहीं थी, बल्कि प्रिया के लिए ये एक ऐसी सुबह थी जिसमें उसके शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वो तब जागी जब डिस्पेंसरी की खिड़की के दरारों से सूरज की कमजोर किरणें सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। कीटाणुनाशक की गंध ने उसकी नाक में जलन पैदा कर दी। आंखें खोलते ही उसने स्वाभाविक रूप से अपने बगल में हाथ फेरा। बच्चा वहीं था, गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसें नियमित थीं, लेकिन तुरंत क्रूर हकीकत एक विशाल चट्टान की तरह उसके सीने पर आ गिरी। अब इटली से आयातित आरामदायक गद्दा नहीं था, मुंह तक खाना लाने वाले नौकर नहीं थे, और सबसे दर्दनाक, अब श्रीमती मेहरा का दर्जा नहीं था। प्रिया ने अपने हाथों को देखा, जो हाथ सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर करने या वाइन का गिलास उठाने के आदी थे, अब उन पर खरोंचें थीं। सूखे खून और कीचड़ के धब्बे थे जिन्हें अभी तक साफ नहीं किया गया था। उसने एक ही रात में सब कुछ खो दिया था। प्रसिद्धि के शिखर से वो सीधे खाई में गिर गई थी। एक भगौड़ी, एक बेघर, बिना पैसे वाली अकेली मां बन गई थी जिसका पीछा किया जा रहा था। शर्म और डर की भावना ने उसकी आंखों में गर्म नमकीन आंसू ला दिए। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंध गया। उसे डर था कि उसके रोने से उसका बच्चा जाग जाएगा, और इससे भी ज्यादा डर था कि उसके रोने से उसकी ननद के गिद्ध इस जगह पर आ जाएंगे। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और रमेश अंदर आया। उसके हाथ में गरम दलिया का एक डिब्बा और एक काले प्लास्टिक के बैग में कुछ पुराने कपड़े थे। उसने प्रिया को देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आवाज शांत रहने की कोशिश कर रही थी। तुम जाग गईं? थोड़ा दलिया खा लो, ताकत आएगी। शंकर काका ने कहा, तुम्हारी तबीयत बहुत कमजोर है, ज्यादा हिलना डुलना मत। रमेश ने दलिया का डिब्बा एक सड़ी हुई लकड़ी की मेज पर रखा और फिर बैग से कुछ झुर्रीदार सूती सलवार कमीज निकाले। मुझे औरतों के कपड़े खरीदना नहीं आता। पुराने कपड़ों के बाजार से ये कुछ पुराने कपड़े खरीद लिए, इन्हें पहन लो। तुम्हारी वो साड़ी अब पहनने लायक नहीं है। प्रिया ने उन सस्ते फटे हुए कपड़ों को देखा। उसका दिल दुख गया, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया और फुसफुसाया, धन्यवाद रमेश भाई, मैं आपको बाद में पैसे लौटा दूंगी। रमेश ने हाथ हिलाया। उसके थके हुए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। पैसे की बात बाद में करना, अभी जरूरी ये है कि तुम और तुम्हारा बेटा जिंदा रहो। हम यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकते। शंकर काका ने बताया कि आज सुबह कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग इस इलाके में एक घायल गर्भवती महिला के बारे में पूछ रहे थे। जरूर वे उसी के आदमी होंगे। ये सुनकर प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपने बच्चे को लेकर भागने के लिए उठी, लेकिन उसके शरीर के निचले हिस्से में घाव के दर्द ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। रमेश ने जल्दी से उसे सहारा दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी, शांत रहो। अगर तुम अभी गई तो पक्का मारी जाओगी। आज रात इंतजार करो। मैं तुम्हें और बच्चे को अपने चौल में ले जाऊंगा। वो जगह गरीब और भीड़भाड़ वाली है, लेकिन वहां हर कोई अपने काम से काम रखता है। वहां हर जगह से आए मजदूर रहते हैं, इसलिए कोई किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उस भीड़ में छिपकर ही तुम शीतल की नजरों से बच सकती हो। उस रात एक खामोश पलायन हुआ। रमेश अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर माँ बेटे को डिस्पेंसरी से ले गया, अंधेरी संकरी गलियों से गुजरते हुए चैम्बूर की ओर। नाले के किनारे की चौल प्रिया के सामने एक दूसरी दुनिया की तरह थी। एक ऐसी दुनिया जिसे उसने पहले सिर्फ टीवी पर या अपनी एयर कंडीशन्ड कार की खिड़की से देखा था। कचरे से भरे काले नाले से उठती तेज बदबू पसीने, सस्ते खाने और रुकी हुई नालियों की गंध में मिल रही थी। टिन की छतों वाले कम ऊंचाई के किराए के कमरे माचिस की डिब्बियों की तरह एक दूसरे से सटे हुए थे।
जिनकी दीवारें इतनी पतली थीं कि बगल के कमरे से खांसने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। बच्चों का रोना, पति पत्नी का झगड़ा, फिल्मी गानों का शोर, सब मिलकर गरीबी का एक शोरगुल भरा संगीत बना रहे थे। जब रमेश ने अपनी बाइक आंगन में खड़ी की तो कुछ पड़ोसी औरतें जो सब्जी साफ कर रही थीं, उन्होंने शक भरी नजरों से देखा। अरे रमेश, आज नई लड़की लाया है क्या? और ये बच्चा किसका है? एक मोटी औरत ने पान चबाते हुए जोर से पूछा। रमेश जल्दी से मुस्कुराया, प्रिया को ढकते हुए। अरे नहीं चाची, ये मेरी चचेरी बहन है, गांव से आई है। उसका पति बहुत शराब पीता है और मारता पीटता है। वो अपने बच्चे को लेकर भाग आई है मेरे पास कुछ दिन रहने के लिए। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना इसका। पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जो बहाना रमेश ने प्रिया के लिए बनाया था, उसने जल्दी ही चौल की महिलाओं की सहानुभूति या कम से कम दया भरी जिज्ञासा जीत ली। उन्होंने आह भरी और फिर अपने काम में लग गईं। प्रिया ने सिर झुका लिया, बच्चे को गोद में लिए हुए जल्दी से कतार के आखिर में बने कमरा नंबर 4 में चली गई। कमरा मुश्किल से 15 वर्ग मीटर का था और एक भट्टी की तरह गर्म था। भले ही रात हो चुकी थी, दीवारों पर पीले धब्बों के साथ प्लास्टर उखड़ रहा था और सीमेंट का फर्श नम था। सामान के नाम पर एक फटी हुई चटाई, एक पुराना पंखा जो ट्रैक्टर की तरह आवाज करता था, और कोने में कुछ टेढ़े मेढ़े एल्यूमिनियम के बर्तन थे। क्या यही वो जगह है जहां श्रीमती मेहरा को रहना होगा? प्रिया ने बच्चे को चटाई पर लिटाया, चारों ओर तंग दीवारों को देखा और घुटन की भावना ने उसे घेर लिया। वो घुटने मोड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रमेश ने उसकी आंखों में निराशा देखी। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद कंधे पर एक पतला गद्दा लेकर लौटा। तुम और बच्चा इस पर सो जा, कमर में दर्द नहीं होगा। मैं मर्द हूं। चटाई या जमीन पर भी सो सकता हूं, आदत है। रमेश ने कमरे के सबसे साफ कोने में गद्दा बिछा दिया। उसकी आवाज इतनी कोमल थी मानो ये त्याग एक स्वाभाविक बात हो। अगले कुछ दिन प्रिया के लिए नरक के समान थे। रहने के माहौल में अचानक बदलाव और पीछा किए जाने के डर ने उसे गंभीर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में धकेल दिया। उसका दूध पूरी तरह से सूख गया। बच्चा भूख से दिन रात रोता रहता। बच्चे का रोना प्रिया के दिल पर नमक छिड़कने जैसा था। वो उसे दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी छाती सपाट और सूखी थी। बच्चा जब दूध नहीं पी पाता तो और जोर जोर से रोता। उसका चेहरा नीला पड़ जाता। प्रिया असहाय होकर अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती। उसे लगता कि वो दुनिया की सबसे बेकार माँ है। इस समय रमेश इस अस्थायी परिवार का एकमात्र सहारा बन गया। वो सामान्य से दुगना समय बाइक टैक्सी चलाता। सुबह 5 बजे, जब धुंध अभी छटी भी नहीं होती, उसकी मोटरसाइकिल की आवाज गली में गूंजने लगती और देर रात 1 बजे वो वापस आता, पसीने और धूल से लथपथ। एक रात प्रिया उठी तो उसने देखा कि रमेश दरवाजे के कोने में बैठा है, हाथ में सूखे नूडल्स का पैकेट लेकर खा रहा है और बगल में पानी की बोतल रखी है। वो गैस बचाने के डर से और इस डर से कि खटपट की आवाज से माँ बेटा जाग ना जाएं, पानी उबालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। प्रिया अंधेरे में चुपचाप खड़ी रही, उस अजनबी आदमी की पतली पीठ को देखते हुए जो सूखे नूडल्स निगलते हुए कांप रही थी। अगली सुबह जब वो जागी तो बिस्तर के पास एक महंगा आयातित बेबी मिल्क पाउडर का डिब्बा रखा था, जो नवजात शिशुओं के लिए सबसे अच्छा था। रमेश ने भूखे रहकर, पैसे बचाकर, दोस्तों से उधार लेकर बच्चे के लिए दूध का डिब्बा खरीदा था, क्योंकि उसे डर था कि सस्ते दूध से बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। वो दूध का डिब्बा प्रिया के स्वाभिमान पर एक तमाचा था और साथ ही उसे जगाने वाली एक दवा भी। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने उद्धारकर्ता पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। रमेश की बचत भी सीमित थी और जल्द ही खत्म हो जाएगी। प्रिया ने अपने थोड़े से सामान में टटोलना शुरू किया। उसके पास एकमात्र मूल्यवान चीज उसके गले में जेड का लॉकेट और उसके कानों में छोटे हीरे के टॉप्स थे, जिन्हें वो निकालना भूल गई थी। टॉप्स पहले ही हफ्ते में दवा और किराए के पैसे चुकाने के लिए बिक चुके थे। अब सिर्फ लॉकेट बचा था। प्रिया ने उस जेड लॉकेट को सहलाया।
ये उसके पति का दिया हुआ शादी की सालगिरह का तोहफा था। ये एकमात्र चीज थी जो उसे उसके सुखद अतीत से, उसके मृत पति से जोड़ती थी। लेकिन दूध के आधे खाली डिब्बे को और रमेश के थके हुए चेहरे को देखकर प्रिया ने दांत भींचकर फैसला किया। एक दोपहर जब रमेश काम पर गया हुआ था, प्रिया ने अपना चेहरा ढक लिया। चुपके से बच्चे को लेकर गली के कोने में बनी गिरवी की दुकान पर गई। दुकान का मालिक, एक धूर्त छोटी आंखों वाला आदमी, ने लॉकेट को शक भरी नजरों से देखा। उसने पत्थर पर खरोच और दरार देखकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। पत्थर तो ठीक है, लेकिन इस तरह के दोष के साथ इसकी कीमत बहुत कम हो जाती है बहन। ये दरार एक बुरा शगुन है, इसे दोबारा बेचना मुश्किल होगा। चलो, तुम इस मोहल्ले में नहीं हो, इसलिए मैं इसे 2000 में रख लेता हूं। जल्दी नहीं छुड़ाया तो मैं इसे बेच दूंगा। 2000, एक अनमोल यादगार के लिए एक दर्दनाक रूप से कम कीमत। लेकिन प्रिया को पैसे की जरूरत थी। उसने सिर हिलाया, नीले नोट लिए और आंसू पी गई। उस शाम रमेश सामान्य से जल्दी घर आ गया। हाथ में संतरे का एक थैला था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, वो रुक गया। उसकी नजर प्रिया के गले पर टिक गई, जो अब खाली था। उसका चेहरा काला पड़ गया। हाथ से संतरे का थैला जमीन पर गिर गया और चारों ओर बिखर गया। लॉकेट कहाँ है? रमेश की आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी। प्रिया चौंक गई और हकलाने लगी। मैंने उसे बेच दिया, बच्चे के लिए और दूध खरीदने और तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए। तुमने कहाँ बेचा? कितने में बेचा? रमेश उसकी ओर दौड़ा और उसके कंधों को जोर से हिलाया। ये पहली बार था जब प्रिया ने उसे इतना गुस्सा देखा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ये किसी चीज के खोने का दुख नहीं था, बल्कि एक गहरा डर था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। गली के कोने में गिरवी की दुकान पर प्रिया ने डरते हुए जवाब दिया। रमेश ने एक और शब्द नहीं कहा। वो तेजी से मुड़ा और एक तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद वो वापस आया, पसीने से लथपथ। हाथ में जेड का लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। उसने मेज पर एक मसली हुई गिरवी की रसीद फेंकी। उसे वापस पाने के लिए उसे अपना एकमात्र स्मार्टफोन, जिससे वो ऐप आधारित बाइक चलाता था, और 1 महीने का किराया देना पड़ा था। इसे लो। रमेश ने लॉकेट प्रिया के हाथ में थमा दिया। उसकी आवाज दबी हुई भावनाओं से कांप रही थी। मैं तुम्हें मना करता हूं, सुन रही हो? मैं तुम्हें ये लॉकेट बेचने से मना करता हूं। भले ही हम भूखे मर जाएं, भीख मांगनी पड़े, लेकिन ये तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहिए। प्रिया ने चौंक कर लॉकेट लिया, जो अभी भी उसके हाथ की गर्मी से गर्म था। उसने रमेश को देखा, उस आदमी को जिसने अपनी रोजी रोटी का जरिया एक गहने के टुकड़े के लिए कुर्बान कर दिया था। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो बस एक टूटा हुआ पत्थर है। रमेश ने अपना चेहरा फेर लिया, प्रिया की जिज्ञासु नजरों से बचते हुए। वो उसे सच नहीं बता सकता था। वो ये नहीं बता सकता था कि वो दरार उसकी बहन की निशानी थी। अपने परिवार को फिर से खोजने की उसकी एकमात्र उम्मीद। अगर वो अभी बताता तो क्या वो विश्वास करती, या वो उसे एक पागल समझेगी जो अमीरों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? उसके पास अपनी अंतरात्मा और यादों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था। क्योंकि यह तुम्हारा रक्षा कवच है, रमेश ने रूखेपन से कहा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी हो गई। इसने तुम्हें उस बारिश की रात मरने से बचाया था। इसे खोना मतलब अपनी जान खोना। इसे पहन लो और सवाल मत पूछो। लॉकेट की घटना ने प्रिया का रवैया पूरी तरह से बदल दिया। वो समझ गई कि रमेश ने उसे सिर्फ दया के कारण पनाह नहीं दी थी। उनके बीच कोई अदृश्य पवित्र बंधन था जिसे वो अभी नाम नहीं दे सकती थी। प्रिया ने लॉकेट वापस अपने गले में पहन लिया और मन ही मन वादा किया कि वो उसे कभी नहीं उतारेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। प्रिया ने गरीब की तरह जीना सीखना शुरू किया। एक राजकुमारी जिसे कभी ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना पड़ा था, अब उसे नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी। लेकिन वो जहां भी जाती, लोग सिर हिला देते। वो बहुत सुंदर थी। उसकी गोरी त्वचा और सुंदर काया ने ढाबों की मालकिनों को संशय में डाल दिया। उन्हें डर था कि वो भारी काम नहीं कर पाएगी या वो उनके पतियों को बहका लेगी। अंत में रमेश की गारंटी पर गली के कोने में
एक ढाबे की मालकिन ने प्रिया को रात की शिफ्ट में बर्तन धोने के लिए रख लिया। काम शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक था। काम के पहले दिन प्रिया बचे हुए खाने और तेल की गंध से लगभग बेहोश हो गई। उसके हाथ, जो पियानो बजाने के आदी थे, अब सस्ते डिटर्जेंट से भरे पानी में डूबे रहते थे। सिर्फ 1 हफ्ते में उसकी त्वचा छिलने लगी और लाल हो गई। उसकी उंगलियों पर छाले पड़ गए। रमेश सब कुछ देखता था। हर रात जब वो काम से लौटती और अपने हाथों पर तेल लगाती तो उसे बहुत दुख होता, लेकिन वो उसे रोकता नहीं था। वो जानता था कि उसे अपने स्वाभिमान को वापस पाने के लिए इस नौकरी की जरूरत है। उसने उसे छिपना सिखाया। बाहर जाते समय सिर थोड़ा झुका कर चलो, लोगों की आंखों में सीधे मत देखो, शालीनता से चलो, मालकिन की तरह सीना तान कर मत चलो, ढीले ढाले कपड़े पहनो, चेहरे पर थोड़ी हल्दी लगा लो ताकि कम गोरी लगो। इस जगह पर बहुत सुंदर होना एक पाप है, गुंडे आसानी से नजर रखते हैं। प्रिया ने आज्ञाकारी रूप से सुना। उसने बाजार में हर सब्जी और मछली के लिए मोल भाव करना सीखा। उसने नशे में धुत ग्राहकों की छेड़छाड़ को सहना सीखा। उसने एक टूटी हुई कटोरी तोड़ने पर मालकिन की डांट को सहते हुए आंसू पीना सीखा। उसके घमंडी बाहरी आवरण को धीरे धीरे एक मेहनती महिला की कठोरता ने बदल दिया। वो धीरे धीरे उस गरीब चौल में घुल मिल गई। एक शांत, कम बोलने वाली लेकिन मेहनती बर्तन धोने वाली प्रिया दीदी बन गई। फिर बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का दिन आया। प्रिया मेहरा उपनाम का उपयोग नहीं कर सकती थी। उस नाम ने उसे बहुत दुख और खतरा दिया था। उस रात पीली रोशनी के नीचे प्रिया और रमेश बच्चे का नाम रखने के बारे में बात कर रहे थे। इसका नाम क्या रखें? रमेश ने पूछा। उसकी आंखें पालने में लेटे बच्चे पर थीं। प्रिया ने थोड़ी देर सोचा। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा अपनी शाही जड़ों को भूल जाए। मैं चाहती हूं कि वो एक शांतिपूर्ण जीवन जिए। बिना किसी लड़ाई या नफरत के इसका नाम देव रख दीजिए। देव का मतलब है ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद, क्योंकि ईश्वर ने उसे जीवन दिया। और ये आपके उस उपकार का भी प्रतीक है जिसने हम दोनों माँ बेटे की जान बचाई। देव, देव कुमार। रमेश ने नाम को दोहराया और संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा नाम है, सुनने में शांत और मजबूत लगता है। देव बड़ा होकर निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनेगा। जिस क्षण नाम रखा गया, उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। देव रमेश मामा के संरक्षण और मां प्रिया की कड़ी मेहनत के बीच दिन ब दिन बड़ा होने लगा। वो फॉर्मूला दूध पीता, पैकेट वाला दलिया खाता, पड़ोसियों से मिले पुराने कपड़े पहनता, लेकिन वो आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ और बुद्धिमान था। उसकी काली आंखें हमेशा दुनिया को देखती रहती थीं। 2 चमकदार आंखें जैसे किसी खुरदुरे पत्थर में छिपे 2 कीमती रत्न। ऐसा लग रहा था कि जीवन उस गरीबी में शांति और गर्मजोशी से बीत जाएगा। लेकिन भाग्य ने कभी भी दुखियों को नहीं बख्शा। चौल के गेट के बाहर अभी भी एक छिपा हुआ तूफान उमड़ रहा था। बस एक मौके का इंतजार कर रहा था, उस नाजुक शांति को बहा ले जाने के लिए जिसे उन्होंने अभी अभी बनाया था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। नाले के किनारे की चौल वैसी ही थी, शोरगुल, धूल और गंदे पानी की बदबू से भरी। लेकिन लोग बदल गए थे। देव अब 5 साल का एक दुबला पतला लेकिन मजबूत लड़का था। वो मोहल्ले के दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे नंगे बदन बारिश में नहाते, कंचे खेलते या बड़ों से सीखी गालियां देते, वहीं देव अजीब तरह से शांत और कम बोलने वाला था। उसकी काली गहरी आंखें हमेशा कुछ ऐसा सोचती रहती थीं जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व लगता था। देव को अक्सर मोहल्ले के बच्चे चिढ़ाते थे, उसे बिना बाप का कहते थे। ऐसे में देव न तो रोता था और न ही लड़ता था। वो चुपचाप नाले के किनारे चला जाता और अकेले बैठकर टूटे हुए कांच के टुकड़ों या सड़क किनारे मिले कंकड़ों से खेलता रहता। देव के लिए इन बेजान चीजों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो एक टूटे हुए कांच के टुकड़े को सूरज की रोशनी में घंटों निहार सकता था, जैसे किसी खजाने को देख रहा हो। रमेश अब काफी बूढ़ा दिखने लगा था। माँ बेटे को पालने के लिए दिन रात की मेहनत ने इस थके हुए आदमी की सारी ताकत निचोड़ ली थी। उसकी कमर झुकने लगी थी।
और मौसम बदलने पर उसे सूखी खांसी के दौरे पड़ते थे। उसकी पुरानी मोटरसाइकिल, जो पूरे परिवार का पेट पालती थी, भी अब जर्जर हो चुकी थी और उसकी मरम्मत का खर्च कभी-कभी कमाई से ज्यादा हो जाता था। लेकिन हर बार जब वो घर लौटता और देव को रमेश मामा कहकर दौड़कर आते देखता, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। वो उस लड़के से अपने सगे बेटे की तरह प्यार करता था और प्रिया एक नाजुक महिला से अब पूरी तरह एक मेहनती औरत में बदल चुकी थी। उसकी गोरी त्वचा अब धूप और हवा के कारण सांवली हो गई थी। उसके हाथ, जो कभी पियानो बजाते थे, अब पुराने कपड़ों और सिर पर पल्लू के नीचे अपने शाही अतीत को छिपाए वो चुपचाप और विनम्रता से जी रही थी। बस एक अनजाना डर उसे हमेशा सताता था, डर कि एक दिन उसका अतीत उसे ढूंढ लेगा और देव को उससे छीन लेगा। और वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन आ ही गया। लेकिन इस तरह से जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये एक उमस भरी गर्मी की दोपहर थी। देव के किंडरगार्टन में टीचर के बीमार होने के कारण अचानक छुट्टी हो गई थी। प्रिया को ढाबे पर ज्यादा काम करना था, इसलिए वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मजबूरी में रमेश को देव को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाना पड़ा। आज की डिलीवरी मुंबई के प्रसिद्ध रत्न बाजार, जावेरी बाजार में कुछ दुकानों के लिए बर्फ के बोरे पहुंचाने की थी। ये बाजार उनकी गरीब चौल से बिल्कुल अलग दुनिया थी। शानदार दुकानें, जिनमें हर तरह के कीमती पत्थर प्रदर्शित थे। रमेश ने देव को बाइक पर चुपचाप बैठने के लिए कहा, लेकिन एक 5 साल के बच्चे की जिज्ञासा ने उसकी बात नहीं मानी। जब रमेश बर्फ का बोरा अंदर ले जा रहा था, देव चुपके से बाइक से उतर गया। उसकी आंखें रंगों और चमक से भरी दुनिया को देखकर चौड़ी हो गईं। वो हीरालाल एंड सन्स नाम की एक बड़ी दुकान के सामने रुक गया। दुकान के बाहर कई पत्थर की मूर्तियों से सजा एक छोटा फव्वारा था। देव ने सफेद संगमरमर से बनी एक मछली की मूर्ति को देखा। उसने उसे छूने के लिए अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। खटाक! एक जोरदार आवाज ने पूरे बाजार को चौंका दिया। शायद शेल्फ कमजोर थी या देव ने गलती से उसे छू लिया। कीमती मूर्ति जमीन पर गिरकर 3 टुकड़ों में टूट गई। देव वहीं जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय दुकान का मोटा मालिक, जिसके गले में सोने की कई चेन थीं, बाहर भागा। टूटे हुए टुकड़ों को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, हे भगवान, मेरी किस्मत चमकाने वाली मूर्ति! अरे लड़के, ये तूने क्या किया? रमेश आवाज सुनकर भागा। सामने का नजारा देखकर उसके हाथ पैर काम गए। उसने जल्दी से देव को अपने पीछे खींचा और माफी मांगने लगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, बच्चा है, गलती हो गई। माफ कर दूं? सेठ चिल्लाया। तुझे पता है ये मूर्ति कितने की थी? 20 लाख की। तू एक फटेहाल बाइक वाला अपनी पूरी जिंदगी बेचकर भी इसका हर्जाना नहीं भर सकता। 20 लाख की रकम रमेश के लिए एक बिजली के झटके की तरह थी। ये उसके लिए एक पूरी जायदाद थी। सेठ जी, रहम कीजिए, मैं आपकी गुलामी करके कर्ज चुका दूंगा, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो पुलिस को बुलाता हूं, तुझे जेल में सड़ाने के लिए। सेठ ने गुस्से में रमेश का कॉलर पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठा होने लगी। देव डरकर रोने लगा और रमेश के पैर से चिपक गया। ठीक उसी समय एक पतले लेकिन मजबूत हाथ ने सेठ का हाथ हटा दिया। ये प्रिया थी। वो अभी अभी पहुंची थी। उसके कपड़े अभी भी पसीने और गंदगी से भीगे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने सेठ को एक पल के लिए रोक दिया। मेरे भाई को छोड़ो, प्रिया चिल्लाई। उसने देव को गले लगाया और फिर सेठ की ओर मुड़ी। ये मूर्ति मेरे बेटे की गलती से टूटी है। हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आपको किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है। सेठ हंसा। प्रिया के फटेहाल कपड़ों को देखते हुए जिम्मेदारी लेगी? अपनी शक्ल देखिए, क्या बेचकर पैसे देगी? प्रिया ने होंठ काटे। अचानक उसने देखा कि देव रोना बंद कर चुका था। वो उसकी कमीज खींच रहा था और दुकान के कोने में रखे एक काले खुरदुरे पत्थर की ओर इशारा कर रहा था, जिसे दरवाजे को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। माँ, वो काला पत्थर। देव ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा। वो पत्थर रो रहा है। उसके अंदर बहुत रोशनी है। सेठ जी से कहो वो इसे हर्जाने में ले लें। सेठ और भीड़ जोर जोर से हंसने लगे।
ये लड़का पागल है क्या? ये तो एक बेकार पत्थर है जिसे मैं नदी से उठाकर लाया था। लेकिन प्रिया नहीं हंसी। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा। वे आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, बिल्कुल उसके ससुर मेहरा ग्रुप के महान संस्थापक की तरह। एक मां की अंतरात्मा और अपने बेटे पर विश्वास पर सब कुछ दांव पर लगाकर वो उस काले पत्थर के पास गई। सेठ जी, प्रिया ने खड़े होकर शांति से कहा, आपने कहा यह पत्थर बेकार है ना? तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि इसके अंदर 20 लाख से ज्यादा की चीज है, तो क्या आप हमारा कर्ज माफ कर देंगे? सेठ ने प्रिया को ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो, फिर हंसकर बोला, ठीक है, अगर तूने इस पत्थर से 20 लाख की चीज निकाल दी तो मैं ना सिर्फ कर्ज माफ कर दूंगा, बल्कि तुझे और पैसे भी दूंगा, और अगर नहीं तो तुम सब 10 साल तक मेरे लिए मुफ्त में काम करोगे। मंजूर है? प्रिया ने तुरंत जवाब दिया। प्रिया ने पास के एक कारीगर से एक कटिंग मशीन उधार ली। मशीन की तेज आवाज गूंजने लगी। प्रिया का मशीन चलाने का तरीका किसी बर्तन धोने वाली का नहीं था, वो पेशेवर लग रही थी। पत्थर की बाहरी काली परत धीरे धीरे हटने लगी। भीड़ सांस रोके देख रही थी, और फिर जब पानी की आखिरी धार डाली गई तो एक शुद्ध पन्ना हरे रंग की रोशनी सूरज की धूप में चमकी, जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी। हे भगवान, ये तो पन्ना है। भीड़ में से एक बूढ़े कारीगर ने कांपती आवाज में कहा। उस खुरदुरे पत्थर में छिपा हुआ रत्न एक बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था और उसका रंग बिल्कुल साफ था। इसकी कीमत 20 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में थी। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पत्थर को वो दरवाजा रोकने के लिए इस्तेमाल करता था वो एक खजाना था, और इससे भी ज्यादा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 5 साल के फटेहाल लड़के में पत्थरों को पहचानने की ऐसी दिव्य दृष्टि थी। प्रिया ने मशीन बंद की और उस रत्न को, जो अभी भी कुछ खुरदुरे पत्थर से जुड़ा हुआ था, मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गहरा डर था। वो जानती थी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने देव की असाधारण प्रतिभा को इस मतलबी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। कर्ज खत्म, ये रत्न आपका। हमारा हिसाब बराबर, प्रिया ने जल्दी से कहा, और रमेश का हाथ पकड़कर देव को गोद में उठाकर भीड़ से निकलने लगी। रास्ते में प्रिया ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रमेश ने पूछा, प्रिया, देव को ये कैसे पता चला और तुम्हें पत्थर काटना कैसे आता है? प्रिया ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी। ये किस्मत नहीं है भाई। ये एक मुसीबत है। मेहरा परिवार का खून उसके अंदर दौड़ रहा है। मैंने सोचा था कि उसे इस गंदगी में छिपाकर मैं उसकी जड़ों को भुला दूंगी, लेकिन ये प्रतिभा उसे मार डालेगी अगर दुश्मनों को पता चल गया। उसी समय शहर के दूसरी तरफ मेहरा टावर में शीतल अपने ऑफिस में बैठी थी। पिछले 5 सालों में उसके नेतृत्व में एक समय का शक्तिशाली रत्न समूह दिवालिया होने की कगार पर था। शीतल ने अपने पंडित से पूछा। पंडित ने कहा, परिवार का भाग्य एक अजीब तारे से ढक गया है। जिस ड्रैगन की खून की धारा को तुमने खत्म करने की कोशिश की थी, वो मरी नहीं है। वो बच्चा रत्नों का राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। उसे ढूंढो। अगर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसकी बलि दे दो। पंडित के जहरीले शब्दों ने शीतल के मन में बची खुची इंसानियत को भी जला दिया। उसने तुरंत अपने गुंडों को फोन किया, पूरे मुंबई को छान मारो। एक ऐसी औरत को ढूंढो जिसके साथ 5 साल का एक लड़का हो। जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। इस बार मुझे उनकी लाशें चाहिए। एक बेरहम आदेश जारी कर दिया गया। शहर के हर कोने में एक अदृश्य जाल बिछाया जाने लगा, और खतरनाक बात यह थी कि जावेरी बाजार में 5 साल के रत्न दृष्टि वाले लड़के की कहानी एक छोटी सी चिंगारी की तरह हवा में फैलने लगी थी, जो धीरे धीरे शीतल के कानों की ओर बढ़ रही थी। जावेरी बाजार के घटना के बाद उस छोटे से किराए के कमरे का माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया। प्रिया ने देव को बाहर खेलने से बिल्कुल मना कर दिया। दरवाजा हमेशा बंद रहता था। वो हर पल डर में जीती थी,
और जिस बात का प्रिया को सबसे ज्यादा डर था वो आखिरकार सामने आ ही गया। बंदूक या चाकू से नहीं, बल्कि एक पुराने अखबार के टुकड़े से जिसमें समोसे लिपटे हुए थे। उस सुबह रमेश नाश्ते के लिए समोसे लाया। अखबार को हटाते समय एक बड़ी मोटी हेडलाइन प्रिया की नजरों में पड़ी। मेहरा ग्रुप ने रत्न प्रतिभा की खोज के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया। विजेता को 2 करोड़ रुपए का इनाम और कंपनी में उच्च पद मिलेगा। प्रिया ने कांपते हाथों से अखबार उठाया। हेडलाइन के नीचे शीतल की तस्वीर थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बनावटीपन था। प्रिया समझ गई कि ये एक जाल है। शीतल डेस्परेट थी। वो पैसे का लालच देकर ड्रैगन की खून की धारा को ढूंढ रही थी। अगर देव पकड़ा गया तो या तो शीतल उसका इस्तेमाल करेगी या उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसे जला दो। प्रिया ने अखबार को मसलकर जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। रमेश ने प्रिया को देखा, फिर कोने में बैठे मासूम देव को। उसने जलते हुए अखबार को बाहर निकाला। शांत हो जाओ प्रिया, अखबार जलाने से क्या वो ढूंढना बंद कर देगी? हमेशा छिपना कोई हल नहीं है। बाजार में उस दिन बच्चे के बारे में पहले ही बहुत शोर मच चुका है। देर सबेर उसके जासूस इस मोहल्ले तक पहुंच ही जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? अपने बेटे को शैतान के हवाले कर दूं? प्रिया चिल्लाई। ठीक उसी समय देव की मासूम आवाज गूंजी। मां, 2 करोड़ बहुत होते हैं क्या? क्या उससे रमेश मामा के लिए नई बाइक आ जाएगी? बच्चे के सवाल ने कमरे में सन्नाटा गा दिया। देव ने चम्मच नीचे रखा, दौड़कर रमेश के पैर से लिपट गया और कोने में खड़ी पुरानी जर्जर बाइक को देखने लगा। मैंने सुना है रमेश मामा की बाइक अब टूटने वाली है। रमेश मामा बहुत मेहनत करते हैं। मैं प्रतियोगिता जीतकर उनके लिए नई बाइक खरीदना चाहता हूं। मुझे डर नहीं लगता मां। अपने बेटे के शब्दों ने प्रिया के दिल को चीर दिया, लेकिन साथ ही उसके मन में छाए डर के बादलों को भी हटा दिया। उसने रमेश को देखा, उस उद्धारकर्ता को जिसने मां बेटे की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। फिर उसने खुद को देखा, एक लाचार मां जो सिर्फ छिपना जानती थी। प्रिया ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प आ गया। ठीक है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हम अब और नहीं छिपेंगे। हम उसके खेल में शामिल होंगे, लेकिन इस बार खेल के नियम हम तय करेंगे। उस रात एक खतरनाक जवाबी हमले की योजना बनाई गई। लक्ष्य था पहला पुरस्कार जीतना और उससे भी महत्वपूर्ण देव की प्रतिभा को मीडिया के सामने लाना, ताकि शीतल कोई गलत कदम उठाने से डरे। और साथ ही मेहरा ग्रुप की असलियत को उजागर करना। इसके लिए उन्हें एक विस्तृत तैयारी की जरूरत थी। चौल के पीछे कचरे के ढेर पर एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रिया बच्चे को यादाश्त और स्पर्श से सिखाती थी। वो देव की आंखों पर पट्टी बांध देती और उसे टूटे हुए कांच और पत्थर के टुकड़े देती। देव इतनी तेजी से सीख रहा था कि प्रिया भी हैरान थी। देव कहता था कि उसे हर पत्थर से एक अलग रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। समानांतर में रमेश ने उत्तरजीविता कौशल का प्रशिक्षण दिया। रमेश ने उसे सिखाया कि मुसीबत में सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े भागना है और भीड़ में या सबसे संकरी गली में छिप जाना है। पहचान छिपाने के लिए रमेश ने बाजार से 15 रुपए का एक सस्ता सुपर हीरो का प्लास्टिक मास्क खरीदा और उसे काटकर पेंट करके एक रहस्यमयी चांदी के रंग का आधा चेहरा वाला मास्क बना दिया। आज से जब तुम मिशन पर बाहर जाओगे तो तुम रत्न सुपर हीरो होगे। किसी को भी तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता चलना चाहिए। देव ने उत्साह से सिर हिलाया। इस बीच रमेश ने अपनी खुद की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की। अपनी पुरानी बाइक टैक्सी की वर्दी में वो मेहरा टावर और शीतल के बंगले के आसपास चक्कर लगाता। चाय की टपरी, बूढ़े सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी सब रमेश के सूचना स्रोत बन गए। उसने धीरे धीरे जानकारी के टुकड़ों को जोड़ा। उसे पता चला कि शीतल कर्ज में डूबी हुई है और अंधविश्वास में पैसा बर्बाद कर रही है। हालांकि उनकी सावधानी के बावजूद बाजार की घटना ने एक निशान छोड़ दिया था। एक शाम जब रमेश, प्रिया और देव प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराकर लौट रहे थे, रमेश को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है।
एक काले जैकेट वाला आदमी लगातार 3 चौराहों से उनके पीछे लगा हुआ था। वो शीतल द्वारा भेजा गया एक जासूस था। संभल कर बैठना, कोई पीछे लगा है, रमेश ने फुसफुसाया। उसने अचानक अपनी पुरानी बाइक को एक संकरी गली में मोड़ दिया। काले जैकेट वाले ने भी तेजी से पीछा किया। तंग गलियों में एक सांस रोक देने वाली दौड़ शुरू हो गई। एक तंग मोड़ पर आगे का रास्ता बंद था और मुख्य सड़क पर जाने का एकमात्र रास्ता एक ट्रक ने आधा रोक रखा था। रमेश जानता था कि सीधी सड़क पर वो उस तेज बाइक का मुकाबला नहीं कर सकता। एक जीवन मृत्यु के क्षण में रमेश ने एक साहसी और दर्दनाक निर्णय लिया। प्रिया सुनो, मोड़ के बाद में अचानक ब्रेक लगाऊंगा। तुम देव को लेकर कूद जाना और ट्रक के नीचे से भाग जाना। दूसरी तरफ बाजार है, भीड़ में छिप जाना। और आप, प्रिया चिल्लाई, मेरी चिंता मत करो, जाओ। कहते ही रमेश ने जोर से ब्रेक लगाया और बाइक को रास्ते में आड़ा कर दिया। प्रिया देव को कसकर पकड़े हुए थी और उसने फुर्ती से सड़क के किनारे घास पर छलांग लगा दी। वो बिना पीछे देखे देव का हाथ खींचकर ट्रक के नीचे से दूसरी तरफ भाग गई। काले जैकेट वाला तेज गति से आ रहा था। वो रमेश की बाइक से टकराने से बच नहीं सका। धड़ाम! एक भयानक टक्कर हुई। काले जैकेट वाला और उसकी बाइक दूर जा गिरे। रमेश भी हवा में उछलकर कठोर सड़क पर गिर गया। उसे असहनीय दर्द हुआ, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। उसने दर्द को दबाते हुए सड़क पर लेटकर चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, चोर, इसने मुझे टक्कर मार दी। उसकी चीख और दुर्घटना के शोर ने तुरंत गली के लोगों का ध्यान खींचा। लोग बाहर निकल आए। काले जैकेट वाला उठकर प्रिया की दिशा में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहल्ले के कुछ युवकों ने उसे पकड़ लिया। कहां भाग रहा है? बुढ़े को टक्कर मारकर भाग रहा है? एक युवक चिल्लाया। मुझे छोड़ो। मैं एक अपराधी का पीछा कर रहा हूं, काले जैकेट वाला चिल्लाया। अपराधी? हमने देखा तूने इसे टक्कर मारी। चल पहले इसकी धुनाई करते हैं, फिर पुलिस को बुलाते हैं। और इस तरह प्रिया का पीछा करने के बजाय उस जासूस को गुस्साई भीड़ ने पीट दिया। रमेश जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा खून और धूल से सना हुआ था, लेकिन उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। उसने भीड़ के बीच से देखा, प्रिया और देव सुरक्षित रूप से बाजार की भीड़ में गायब हो गए थे। ये बलिदान इसके लायक था। लेकिन रमेश ये भी समझ गया था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात रमेश एक टूटे हुए पैर और सूजे हुए चेहरे के साथ घर लौटा। प्रिया उसे देखकर रो पड़ी। आप बहुत लापरवाह हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? रमेश दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। कोई बात नहीं, लेकिन प्रिया, आज हम पकड़े गए। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। कल प्रतियोगिता के बाद हमें तुरंत जगह बदलनी होगी। असली लड़ाई अब शुरू होगी। उस रात तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी में वे तीनों एक साथ बैठे। देव ने सुपर हीरो का मास्क पहन रखा था। प्रिया ने एक चाकू को तेज किया। रमेश ने मेहरा टावर के हाथ से बने नक्शे को फिर से देखा। वे एक आत्मघाती दस्ते की तरह लग रहे थे जो अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। उनका दुश्मन एक खरबों की कंपनी थी और उनके हथियार थे एक मां का साहस, एक भाई का बलिदान और एक 5 साल के बच्चे की चमत्कारी आंखें। कल मेहरा टावर के बड़े हॉल में प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। ये वो जगह होगी जहां रोशनी और अंधेरे का सामना होगा। अगली सुबह मेहरा टावर एक विशाल राक्षस की तरह खड़ा था। अमीर लोगों की शानदार कारें, रत्न विशेषज्ञ और मीडिया के लोग जमा हो रहे थे। उस शानदार भीड़ में प्रिया और देव का दिखना बहुत अजीब लग रहा था। प्रिया ने एक पुराना दफ्तरी सूट पहना था और देव ने एक फीकी टी-शर्ट और वो अजीब सा चांदी का मास्क। लोग उन पर हंस रहे थे, कानाफूसी को नजरअंदाज करते हुए। प्रिया ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, याद रखना, मास्क मत उतारना और सिर्फ पत्थरों पर ध्यान देना। उनकी आवाज सुनो। देव ने सिर हिलाया। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दौर में 30 सेकंड में असली और नकली कच्चे पत्थरों को पहचानना था, जबकि दूसरे प्रतियोगी संघर्ष कर रहे थे। नन्हे रत्न, जैसा कि मेजबान ने देव को नाम दिया था, ने सिर्फ एक नजर डाली और 10 सेकंड में 5 असली पत्थर उठा लिए। हो गया, उसकी मासूम आवाज गूंजी। जूरी हैरान रह गई। परिणाम बिल्कुल सही था। पूरा हॉल आश्चर्य से भर गया,
कैमरे उस नकाबपोश लड़के पर केंद्रित हो गए। ऊपर वीआईपी कमरे से शीतल ने अपने हाथ में वाइन का गिलास इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसे उस लड़के के हाव भाव में अपने ससुर महान रत्न सम्राट की झलक दिखी। इस लड़के का रिकॉर्ड चेक करो, शीतल ने अपने सहायक से कहा। सर, रिकॉर्ड में नाम ग्वेन वान ती है, अनाथ, मां बर्तन धोती है। पता चेंबूर की एक झुग्गी का है, बर्तन धोने वाली का बेटा और रत्न विशेषज्ञ। बकवास। शीतल ने दांत पीसे। अगले दौर के लिए नियम बदलो। मैं देखना चाहती हूं कि यह सच में प्रतिभाशाली है या सिर्फ भाग्यशाली। दूसरे दौर में आग में आंखें नामक चुनौती थी। आयोजकों ने तेज एलईडी लाइटों का इस्तेमाल किया, जिससे पत्थरों को देखना लगभग असंभव हो गया। कई विशेषज्ञ हार मान गए। देव मंच पर चढ़ा। उसे अपनी मां की सिखाई बात याद आई, जब आंखें धोखा दें तो हाथों का इस्तेमाल करो। असली रत्न ठंडे होते हैं, नकली गरम। देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी उंगलियों को गर्म पत्थरों पर फिराया। उसने गर्म पत्थरों को हटा दिया और सिर्फ एक को रखा, जिसमें से एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। ये असली रूबी है, बाकी सब नकली है, उसने घोषणा की। जूरी ने जांच की, परिणाम 100% प्राकृतिक रूबी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शीतल ने गुस्से में अपना गिलास पटक दिया। उसे अब कोई शक नहीं था, ये बच्चा एक बहुत बड़ा खतरा था। इसे पकड़ो, फाइनल से पहले, शीतल ने आदेश दिया। मुझे परवाह नहीं कि ये जिंदा रहता है या मरता है, बस ये पुरस्कार लेने के लिए मंच पर नहीं चढ़ना चाहिए। इस बीच शहर के एक अंधेरे कोने में रमेश अपने टूटे हुए पैर के साथ उस पुराने ड्राइवर को ढूंढ रहा था, जिसे शीतल ने 5 साल पहले प्रिया की लाश को ठिकाने लगाने के लिए काम पर रखा था। वो ड्राइवर तूसई अब एक शराबी और डरा हुआ आदमी था। रमेश ने उसे प्रिया की शादी की तस्वीर दिखाई। वो औरत मरी नहीं है और उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। शीतल अब उसे भी मारना चाहती है। और तुम्हें क्या लगता है, काम खत्म होने के बाद वो तुम्हें एकमात्र गवाह को जिंदा छोड़ेगी? रमेश के शब्दों ने तूसई के डर को जगा दिया। वो रोने लगा। मुझे तुम्हारी गवाही चाहिए, रमेश ने कहा। अपनी आत्मा के लिए उस माँ बेटे की मदद करो। तूसई ने सिर हिला दिया। रमेश उसे तुरंत प्रिया के भरोसेमंद वकील श्री वर्मा के पास ले गया। सबूत इकट्ठा हो रहे थे। मेहरा टावर में ब्रेक के दौरान प्रिया देव को वॉशरूम ले गई। जब वे बाहर निकले तो पत्रकारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। धक्का मुक्की में माँ बेटा अलग हो गए। ठीक उसी समय आयोजकों की वर्दी में एक आदमी देव के पास आया। बेटा, तुम्हारे रमेश मामा का नीचे एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खून बह रहा है। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। रमेश मामा और एक्सीडेंट शब्दों ने बच्चे के दिल में सबसे बड़ा डर जगा दिया। रमेश मामा को क्या हुआ? मुझे ले चलिए जल्दी। वो आदमी देव को एक सर्विस डोर से ले गया जहां कोई कैमरा नहीं था। जब प्रिया भीड़ से निकली तो देव गायब था। देव, देव कहाँ हो तुम? वो चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने कांपते हाथों से रमेश को फोन किया। रमेश भाई, देव गायब हो गया है, उन्होंने उसे पकड़ लिया। रमेश, जो वकील के दफ्तर में था, ये सुनकर सन रह गया। शांत रहो प्रिया, मैंने जो घड़ी देव को दी थी उसका जीपीएस ऑन करो। वो एक सस्ती डिजिटल घड़ी थी जिसमें रमेश ने चुपके से एक जीपीएस चिप लगा दी थी। प्रिया ने फोन पर देखा, एक लाल बिंदु शहर के नक्शे पर तेजी से एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। वो भिवंडी की ओर जा रहा है, मुझे पता है। तुम वहीं रुको और मंच पर जाकर उस औरत का पर्दाफाश करने की तैयारी करो। देव को मुझ पर छोड़ दो। रमेश ने फोन काट दिया। उसने श्री वर्मा और तूसई की ओर देखा। आप लोग ये सबूत लेकर हॉल में जाओ, मुझे बच्चे को बचाना है। रमेश सड़क पर भागा, लेकिन अपने टूटे पैर के साथ। वो कार का पीछा नहीं कर सकता था। उसे मदद की जरूरत थी, एक ऐसी सेना जो शहर के हर कोने को जानती हो। रमेश ने अपना पुराना वॉकी पॉकी निकाला, जिसे पारंपरिक बाइक टैक्सी वाले इस्तेमाल करते थे। उसने आपातकालीन चैनल पर एक संदेश भेजा। हेलो, ये रमेश है। मेरे भतीजे, एक 5 साल के बच्चे को एक काली कार, उसने कार का नंबर बताया, में अगवा कर लिया गया है। वे भिवंडी की ओर जा रहे हैं। जो भी भाई उस इलाके में है, कृपया मदद करो। रमेश की अपील सैकड़ों बाइक टैक्सी ड्राइवरों तक पहुंची।
एक अदृश्य लहर दौड़ गई। लक्ष्य दिख गया है। ठाणे की टीम पीछा कर रही है। भिवंडी की टीम ने नाकाबंदी कर दी है। सैकड़ों मोटरसाइकिलें एक ही दिशा में दौड़ पड़ी। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनमें सड़क के योद्धाओं का भाईचारा था। रमेश एक युवक की तेज बाइक पर बैठा और हवा की तरह उड़ गया। देव, इंतजार करना, मामा आ रहा है। चाहे जान देनी पड़े, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। उस शाम मुंबई के एक हाईवे पर एक अभूतपूर्व दृश्य देखा गया। एक काली कार भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चारों ओर सैकड़ों मोटरसाइकिलों का घेरा था। उन्होंने एक स्टील का जाल बना दिया था। काली कार को सड़क के किनारे रुकने पर मजबूर कर दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने देव को बाहर निकाला और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। पीछे हटो, वरना मैं इसे मार दूंगा। देव डर से कांप रहा था। ठीक उसी समय एक दहाड़ सुनाई दी। उसे छोड़ दो। रमेश भीड़ को चीरता हुआ सामने आया। उसका पैर प्लास्टर में था और चेहरा सूजा हुआ था। मैं इसका रिश्तेदार हूं, बच्चे को छोड़ दो और मुझे ले लो। अपहरणकर्ता का ध्यान भटका और उसी पल रमेश एक घायल शेर की तरह उस पर झपट पड़ा। चाकू रमेश की बाह में घुस गया। खून बहने लगा। लेकिन रमेश ने उसकी पकड़ नहीं छोड़ी और उसकी कलाई मोड़ दी। देव, भागो! देव भागकर बाइक वालों की सुरक्षित बाहों में पहुंच गया। दोनों अपहरणकर्ताओं को भीड़ ने पकड़ लिया। रमेश जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान की। उसने जल्दी से अपनी बाह पर पट्टी बांधी और कहा, कोई मुझे और मेरे भतीजे को मेहरा टावर छोड़ दो, जल्दी। मेहरा टावर के हॉल में शीतल मंच पर थी। नकली अफसोस के साथ घोषणा कर रही थी। बहुत दुख की बात है कि प्रतियोगी नन्हे रत्न ने आखिरी समय में प्रतियोगिता छोड़ दी। इसलिए आज का सर्वोच्च पुरस्कार रुको। एक दृढ़ महिला की आवाज ने शीतल को रोक दिया। प्रिया मंच पर चढ़ी। उसने अपना मास्क और चश्मा उतार दिया। पूरा हॉल चौंक गया। ये तो प्रिया है, मेहरा परिवार की बड़ी बहू। शीतल सन रह गई। तुम भूत हो या इंसान? मैं न्गुएन नॉक जीएम हूं, चिटिन जिया हंग की कानूनी पत्नी और इस समूह के एकमात्र उत्तराधिकारी की मां। आज मैं यहां अपने पति और बेटे के लिए न्याय मांगने आई हूं। शीतल हंसी। तुम्हारा पति मर चुका है, तुम्हारा बेटा भी मर चुका है। किस आधार पर तुम अधिकार मांग रही हो? मेरे आधार पर। हॉल का दरवाजा खुला। रमेश अंदर आया। एक पैर में प्लास्टर, एक हाथ में पट्टी, लेकिन उसकी चाल में गर्व था। उसके साथ देव था, जिसने अभी भी सुपर हीरो का मास्क पहन रखा था। उनके पीछे वकील वर्मा, तस्सई और पुलिस थे। रमेश ने देव को मंच पर चढ़ाया और धीरे से उसका मास्क उतार दिया। उन्हें दिखाओ कि तुम कौन हो। देव का मासूम लेकिन दृढ़ चेहरा सामने आया। वो बिल्कुल अपने दादा स्वर्गीय श्री मेहरा जैसा दिखता था। कोई भी खून के इस रिश्ते को नकार नहीं सकता था। शीतल आंटी, देव ने कहा। उसकी आवाज साफ थी। उसने उस बड़े रत्न की ओर इशारा किया जो शीतल के पीछे कांच के केस में रखा था। वो पत्थर नकली है। वो सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाला प्लास्टिक है। आपने असली पत्थर अपने जुए के कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया है ना? एक 5 साल के बच्चे के शब्दों ने हॉल में एक बम की तरह विस्फोट किया। तुम झूठ बोल रहे हो। शीतल चिल्लाई और देव को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन वकील वर्मा ने उसे रोक दिया। उन्होंने सबूतों का एक बंडल उठाया। देवियों और सज्जनों, ये सबूत है कि श्रीमती शीतल ने कंपनी के पैसे का गबन किया है। और 5 साल पहले श्रीमती प्रिया और उनके बेटे की हत्या की साजिश रची है। तूसई ने कांपते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। शीतल का अपने गुंडों को आदेश देने वाला वॉइस रिकॉर्ड भी बजाया गया। शीतल पूरी तरह से टूट गई। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी। अपनी हताशा में, शीतल प्रिया पर झपटी। मैं तुझे मार दूंगी। तेरी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। धक्का मुक्की में उसने जोर से प्रिया के गले से लॉकेट खींच लिया। लॉकेट टूट गया और जेट का पेंडेंट मंच पर गिरकर रमेश के पैरों के पास रुक गया। पुलिस ने शीतल को हथकड़ी पहनाई और ले गई। प्रिया देव को गले लगाकर रो रही थी, लेकिन रमेश स्थिर खड़ा था। वो उस जेट पेंडेंट को घूर रहा था। मंच की तेज रोशनी में तिकोना निशान और छोटी दरार दर्दनाक रूप से स्पष्ट दिख रही थी। रमेश ने कांपते हुए उसे उठाया।
उसने पेंडेंट के पीछे देखा। वहां समय की धूल के नीचे एक छोटा टेढ़ा मेढ़ा टी अक्षर खुदा हुआ था। 20 साल पुरानी यादें बाढ़ की तरह वापस आ गईं। दादर बस स्टैंड पर एक बारिश की शाम। भैया, इस पर अपना नाम लिख दो, ताकि अगर मैं खो जाऊं तो लोगों को पता चले कि मैं आपकी बहन हूं, वो खो गई थी। रमेश ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने प्रिया को देखा। प्रिया, रमेश की आवाज घैन घैन थी। क्या तुम्हें अपने दाहिने कान के पीछे का निशान याद है? वो निशान जो तुम्हें 6 साल की उम्र में लकड़ी के ढेर पर गिरने से लगा था। प्रिया चौंक गई। उसे अपने बचपन की ज्यादातर बातें याद नहीं थीं। बस एक धुंधली याद थी, एक बड़े भाई की, जो हमेशा उसे अपनी पीठ पर बिठाता था। आपको कैसे पता? रमेश ने पेंडेंट उठाया और उस टेढ़े मेढ़े अक्षर की ओर इशारा किया। ये टी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा रमेश हूं और तुम्हारा असली नाम आरती है, मेरी छोटी आरती। पूरा हॉल शांत हो गया। प्रिया ने पेंडेंट को देखा, फिर रमेश की आंखों में। वे आंखें, वो दयालु और दर्द भरी नजर, इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? टूटी हुई यादें एक साथ जुड़ गईं। वो आदमी जिसने उसे बारिश की रात में बचाया था, जिसने अपना खाना और कपड़े साझा किए, जिसने अपनी रोजी रोटी बेचकर उसकी यादगार चीज वापस लाई। किस्मत क्रूर नहीं थी। किस्मत ने उसे उसके एकमात्र जीवित रिश्तेदार के पास एक चमत्कारी तरीके से वापस लाई, पहुंचा दिया था। भैया, प्रिया एक ऐसी पुकार के साथ चिल्लाई जो 20 सालों से दबी हुई थी। वो दौड़कर रमेश से लिपट गई। दोनों भाई बहन मंच के बीच में एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए रो रहे थे। देव भी दौड़कर आया और उन दोनों के पैर से लिपट गया और मुस्कुराने लगा। तो रमेश मामा मेरे असली मामा हैं। वाह, मेरे मामा हैं। नीचे बैठे दर्शकों में से कई अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाए। तालियां बजने लगीं, जो एक गड़गड़ाहट में बदल गईं। वे एक सच्चे चमत्कार के गवाह बने गए। मेहरा ग्रुप अब बदल गया था। प्रिया के नेतृत्व में कंपनी अब ईमानदारी से काम करती थी। देव अब स्कूल जाता था, लेकिन सप्ताहांत में अपनी मां का विशेष सलाहकार होता था। मेहरा टावर के गेट के सामने एक शानदार कार रुकी। प्रिया उतरी, सुंदर और शालीन। उसने सुरक्षा चौकी की ओर देखा, जहां एक आदमी चाय पी रहा था और दूसरे बाइक वालों से हंस रहा था। वो रमेश था, प्रिया के बहुत कहने पर भी। उसने एक आरामदायक जीवन जीने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे धुएं और धूल की आदत है, एसी में उसे कमर दर्द होता है। उसने प्रिया से बस एक चीज मांगी, रमेश भैया फाउंडेशन शुरू करने के लिए जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद करे। और वो अभी भी बाइक चलाता था, लेकिन अब वो एक नई चमकदार बाइक चलाता था, जो देव ने उसे अपने पुरस्कार के पैसे से खरीद कर दी थी। भैया, आज रात खाने पर आना, मैंने आपकी पसंदीदा मछली करी बनाई है, प्रिया ने आवाज दी। रमेश मुड़ा, हेलमेट ठीक किया और मुस्कुराया। ठीक है, कुछ बियर भी ले आना, आज एक अच्छा ग्राहक मिला, देव के लिए आइसक्रीम लानी पड़ेगी। ये कहकर उसने बाइक स्टार्ट की और मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर गायब हो गया। उस बाइक वाले भाई का साया धीरे धीरे दूर हो गया, लेकिन उसकी अच्छाई, बलिदान और खून के रिश्ते की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक चमकते हुए रत्न की तरह बस गई। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे और बाकी सभी दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अपना ध्यान रखें।